नमस्कार विद्यार्थियों। आज लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि आप चाहे 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हो या तो फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आइए, मैं मंजू बुर्डक आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4th है 11th कक्षा की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, जिसका चैप्टर का नाम है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। बात करते हैं महासागर और महाद्वीपों के वितरण की। तो देखिएगा, पृथ्वी पर महाद्वीप हैं 29%। ठीक है, कंप्लीट पृथ्वी की बात की जाए तो उसमें से 29 जो परसेंट है वो तो है स्थल भाग। ठीक है, यानी महाद्वीप 29%, यानी कि आप बहुत कम एरिया। ठीक है, काफी कम एरिया है 29%। और जो बाकी का जो बच गया 71%। ठीक है, बाकी का जो 71% जो बच गया वो है महासागर। ठीक है, तो 29% महाद्वीप हो गए। और महासागरों की बात करें तो याद रखना, ये क्वेश्चंस आते हैं बार बार एग्जाम में। महासागरों की बात की जाए तो वो है 71%। ठीक है, 29 और 71 याद रखिएगा। महाद्वीप और महासागरों की अवस्थी या बदलती रही है। ठीक है, अवस्थिति जो है महाद्वीप और महासागरों की, ये जब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ठीक है, जब हमारी पृथ्वी जो बनी थी उस समय ये अवस्थिति नहीं थी, इतना इतना रेशियो नहीं था। धीरे धीरे आज जो स्थिति बनी है उसमें जो प्रतिशत है वो बताए हैं मैंने आपको। ठीक है, महासागर और महाद्वीपों का जो विभाजन है, जो आज का विभाजन बताया है, जबकि शुरुआत में कुछ अलग था। ठीक है, ये टाइम के अनुसार बदलती आ रही है। अब बात करेंगे हम महाद्वीपीय प्रवाह की। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात की जाए तो देखिए, अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तट रेखा में आश्चर्यजनक सममिति पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रवाह की बात कर रहे हैं हम कि महाद्वीप जो हैं, क्या वो प्रवाह कर रहे हैं आज भी? मैंने अभी अभी आपको बताया कि महाद्वीप और महासागरों की जो अवस्थिति है वो बदलती रही है। वो आज जिस स्थिति में है, जिस लोकेशन में है, वो पहले कभी वहां नहीं थे। ठीक है, तो महाद्वीपीय प्रवाह जो अपना टॉपिक है, वो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे, किस प्रकार से, किस प्रूफ के साथ हम कह सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप किस तरफ खिसक रहा है। ठीक है, तो देखिए, एटलांटिक महासागर, ठीक है, अपना एटलांटिक महासागर, जो कि आप सभी जानते होंगे कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच का जो एस आकार महासागर है उसकी बात हो रही है। तो जो एटलांटिक महासागर है, इसके दोनों तरफ की तट रेखा में आश्चर्यजनक सममिति पाई जाती है। अगर हम दोनों किनारों की बात करें तो उन दोनों किनारों में, कौन से दोनों किनारे, एक तरफ यूरोप अफ्रीका आ गया। ठीक है, एक तरफ यूरोप और अफ्रीका आ गया, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका आ गया। तो यहां ये जो किनारे हैं, ये काफी इन यूरोप के किनारों से मिल रहे हैं, और जो दक्षिण अमेरिका है उनके किनारे अफ्रीका से मिल रहे हैं। काफी सममितियां पाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर, इन सममितियों के आधार पर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका का भी एक साथ जुड़ा होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि कभी न कभी ये जो थे, यानी उत्तरी अमेरिका जो था वो यूरोप से, और जो दक्षिणी अमेरिका था वो अफ्रीका से, ये चारों के चारों कभी न कभी जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट,
इस संभावना को व्यक्त करने वाले जो प्रथम मानचित्रवेता थे वो थे अब्राहम और ओर्टेलियस। याद रखना ये नाम। ये जो संभावना है किसकी, सममिति की, कि कभी ना कभी ये चारों जो महाद्वीप थे वो जुड़े हुए थे। तो उनकी ये जो चर्चा करने वाले पहले मानचित्रवेता होते हैं अब्राहम और ओर्टेलियस 1596 में। ठीक है, 1596 ईस्वी की बात है और ये नाम भी आप वैज्ञानिकों के याद रखिएगा। एंटोनियो पेलिग्रिनी नामक जो मानचित्रकार था ने तीनों महाद्वीप अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को सबसे पहले इकट्ठा दिखाया था। ठीक है, इन जो ज्योग्राफर्स हैं इनके नाम याद रखिएगा। डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं कि जो अब्राहम और ओर्टेलियस थे 1596 वाले, वो तो इसकी संभावना व्यक्त करने वाले प्रथम मानचित्रकार थे। ठीक है, जबकि एंटोनियो पेलेग्रिनी नामक जो मानचित्रकार था उसने सबसे पहले इन तीनों को मानचित्र पर इकट्ठा दिखाया था। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मन मौसमविद जो अल्फ्रेड वेगनर साहब हैं उन्होंने 1912 में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेगनर साहब का है और 1912 में दिया हुआ है। ठीक है, 1912 में दिया हुआ है, याद रखना। तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड में जुड़े हुए थे। इनका कहना था कि कभी ना कभी ऐसा समय था, उस समय सारे जितने भी महाद्वीप है वो एक ही भूखंड में जुड़े हुए थे। ठीक है, इस भूखंड को वेगनर साहब ने पेंजिया कहा था। ठीक है, जो कंप्लीट महाद्वीपों को जोड़ा हुआ एक ही भूखंड था उसको पेंजिया कहा था, और पेंजिया के चारों तरफ जो विशाल महासागर था उसको पेंथालासा कहा था। तो ये दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पेंथालासा और पेंजिया। याद रखने के लिए आपको बता दूं, बहुत इजी तरीके से अपन याद रख सकते हैं, एक ही बार में माइंड में बिठा सकते हैं। देखिए, पेंजिया, जिया, जहां जिया जा सके। कहां जीते हम? समुद्रों में नहीं, हम स्थल भाग पर जीते हैं। तो जो भूखंड था उसको पेंजिया यानी जहां जिया जा सके, और पेंथालासा यानी जहां अगर डूब गए तो लाश बन जाती है, यानी हम नहीं बच सकते, तो वो हो गया पेंथालासा यानी महासागर। ठीक है, अब याद रख सकते हैं आप इन दोनों शब्दों को अच्छे से। नेक्स्ट, पेंथालासा का अगर अर्थ देखें हम तो होता है जल ही जल। ठीक है, पेंथालासा का अर्थ जल ही जल होता है। 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया टूटा। वेगनर साहब कह रहे हैं ये कि 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया टूटा था, और दो बड़े खंड, एक तो लोरेशिया जो कि उत्तर की तरफ था। ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर की तरफ इन दोनों में से कौन था? लोरेशिया जो उत्तर था। ठीक है, और गोंडवाना लैंड जो दक्षिण था। समझ गए? उत्तर में लोरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। लोरेशिया और गोंडवाना लैंड टूटे और आज के महाद्वीपों के रूप में सामने आए। समझ गए होंगे आप? नेक्स्ट, अब मैंने एक वो लिया है मानचित्र, तो उसको देखिएगा आप कि किस प्रकार वेगनर साहब ने समझाया है हमें। इसको थोड़ा छोटा करके बताती हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है 22.5 करोड़ वर्ष पहले का जो पहला चित्र दिख रहा है, जो भूखंड में दिख रहा है आपको, ये 22 करोड़ वर्ष पहले की बात है। फिर 20 करोड़ वर्ष पहले ऐसा कुछ हुआ, और उसके बाद में देखिएगा ये नीचे वाला 13.5 करोड़ यानी जो जुरेसिक काल था। याद रखना, जुरेसिक काल 13.5 करोड़ वर्ष पहले, उस समय कुछ ऐसा था अपना विश्व। ठीक है, देखिए इसमें दोनों महाद्वीप कौन कौन, ये अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका कैसे टच हैं, यूरोप और उत्तरी अमेरिका कैसे टच है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना कि जुरेसिक काल में ऐसे कुछ था, और क्रिटेशियस काल जो कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले था। ठीक है, तो 6.5 करोड़ वर्ष पहले अमेरिका दूर होता जा रहा था, और यूरोप और ये जो उत्तरी अमेरिका है वो इस प्रकार से टच थे 6.5 करोड़ वर्ष पहले यानी क्रेटेशियस काल में। और आज, ठीक है, आज के समय की बात करें तो ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, ये वर्तमान का चित्र है। तो देख लिया होगा आपने, ये वेगनर साहब ने समझाया है अच्छे से। अब अपन इसको थोड़ा सा
मैक्सिमाइज करते हैं। आधुनिक समय में रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि के द्वारा महासागरों और महाद्वीपों के चट्टानों का निर्माण के समय को सरलता से नापा जा सकता है। ठीक है, आज की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से अपन इसको नाप सकते हैं। किसके द्वारा? ये एक रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि होती है, उसके द्वारा हम महासागरों और महाद्वीपों की जो चट्टानें होती है उनका निर्माण कब हुआ, किस युग में हुआ, उस चीज को अपन अच्छे से नाप सकते हैं। इसीलिए दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट रेखा के साथ पाए जाने वाले जो आरंभिक समुद्री निक्षेप हैं वो जुरेसिक काल के हैं। ठीक है, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि के द्वारा हमने नापा पाया हमने कि जो जुरेसिक काल अभी हमने देखा था, तो जुरेसिक काल की बात की जाए तो उस काल के दोनों तरफ, किस तरफ? जो आर्कटिक अंटार्कटिका जो महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम, उसके दोनों तरफ यानी दक्षिणी अमेरिका और एक तरफ अफ्रीका, दोनों ही किनारों पर जुरेसिक काल के निक्षेप पाए गए हैं। ठीक है, ब्राजील तट की बात करें तो ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, के तट पर 200 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें आपस में मेल खा रही है। ठीक है, तो हम ये चीजें क्या बता रही है? ये चीजें ये बता रही है कि ये कभी ना कभी एक थे। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैंने रेखा चित्र लिया है आपको ये अच्छे से बताने के लिए कि किस प्रकार दक्षिणी अमेरिका और जो अफ्रीका है वो उन दोनों को अपन एक जगह करें तो कैसे फिट हो रहे हैं। देखिए, आज के जो मैप में आपको दिख रहे हैं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इनको आप पास में लाके देखिए किस प्रकार से ये है बिल्कुल फिट हो रहे हैं, यानी कि ये जो टूट कर यहां से दूर गए हैं, बाकी ये कभी ना कभी ऐसे एक ही थे। ठीक है, ये समझाने के लिए ये वाला रेखा चित्र मैंने लिया है यहाँ पर। ये दक्षिण अमेरिका तथा ये अफ्रीका का पुनर्संगठन है। ठीक है, अब बात करेंगे हम टी लाइट की। क्या क्या प्रूफ हमें मिल रहे हैं कि ये कभी एक थे। तो टी लाइट की बात करेंगे। क्या होता है टी लाइट? देखिए, पीछे कोई सा एग्जाम था ऐसा जिसमें डायरेक्ट ऐसे पूछा था टी लाइट क्या है। ठीक है, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक हमारा ये था हिमानी निक्षेपण का। तो उसमें जो जिसने देखा था वो ही कर सकता था, बाकी इसमें आइडिया लगाने वाला कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि टी लाइट क्या हो सकता है। तो देखिएगा, ऐसे हिमानी निक्षेपण जो अवसादी चट्टानों से संबंधित हो टी लाइट कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना हिमानी निक्षेपण है टी लाइट। नेक्स्ट, भारत में ये गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में पाए जाते हैं जो कि विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना गोंडवाना लैंड है जो इंडिया में, वहां काफी घने पाए जा रहे हैं टी लाइट। ठीक है, जो कि बता रहे हैं कि कभी ना कभी यहाँ हिमाच्छादन था, हिम आवरण था। अन्य देशों की बात करें तो यही चीजें जो कि हमारे दक्षिण भारत में हैं, वो चीजें अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। इसका मतलब, ठीक है, ये भी प्रूफ है हमारे सामने। तो ये हिमानी निर्मित जो टीलाइट चट्टानें हैं वो पुरातन जलवायु, ठीक है, पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। याद रखना, यहीं से अभी कॉलेज लेक्चर में भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप की बात की जाए, क्या है प्लेसर निक्षेप? तो देखिए, घाना जो तट है, अफ्रीका का जो घाना है, वो वहां के तट की बात हो रही है कि वहां पर सोने के निक्षेपों की उपस्थिति है। ठीक है, घाना तट अफ्रीका के पश्चिम तट पर है, वहां सोने के निक्षेप हैं। तो ठीक उसी तरह ब्राजील में यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी किनारा है ब्राजील का, वहां की बात करें तो वहां भी सोना युक्त सिराओं का उपस्थित होना पाया गया है जो कि विस्थापन के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, प्लेसर निक्षेप समझ में आ गया आपको। आगे चलिए, जीवाश्मों का वितरण। क्या है जीवाश्मों का वितरण? तो देखिएगा, समुद्रों के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाए जाना। ठीक है,
ठीक उसी तरह जैसे कि टीलाइट और ये जो प्लेसर पाए गए हैं, उसी तरह जीवाश्म में भी पाए गए हैं कि दोनों किनारों पर समान समान प्रजातियां पाई जा रही है। बात करें हम लेमूर भारत की, जो कि एक वानर जाति है। इसका बहुत बार एग्जाम में वो क्वेश्चंस में जिक्र होता है, तो ध्यान रखिएगा। लेमूर जो कि भारत और मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं, और मुख्यतया ये मेडागास्कर का ही जो मूल निवासी है। ठीक है, लेमूर। अतः ये तीनों स्थलखंड कभी न कभी जोड़कर यानी वो कहीं न कहीं एक जगह थे, और वैज्ञानिकों ने इनको जोड़कर लेमूरिया कहा है। ध्यान रखना, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका को जोड़कर लेमूरिया कहा है। एक है मेसोसारस नाम का छोटा रेंगने वाला जीव, जो कि दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण के प्रांत ब्राजील में इरावर सेल समूह में मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के बीच 4800 किलोमीटर की दूरी है। देखना, ध्यान देना, दक्षिण अमेरिका और ये जो दक्षिण अफ्रीका है उसके बीच में 4800 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद, यानी इतना बड़ा महासागर होने के बावजूद इतनी सारी समानताएं होना महाद्वीपों के विस्थापन का स्पष्ट परिणाम प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, तो जो इतनी सारी जो चीजें हैं वो साफ साफ हमें बता रही है कि कभी न कभी ये एक जगह थे और महाद्वीपों का वर्तमान में विस्थापन हो चुका है। ठीक है, ये देखो, ये है मेसोसारस, जो अभी मैंने बात की कि ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जा रहा है, जो कि ब्राजील में भी है। ठीक है, ये है मेसोसारस। और वानर कुल का जो लेमूर जीव है वो है कुछ ये, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये ऐसा कुछ है दिखने में। ठीक है, जो कि मेडागास्कर का मूल निवासी है, लेकिन ये लेमूर यानी भारत, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका तीनों में पाया जा रहा है, और इसको लेमूरिया नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इतना ही है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नई उमंग और नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।